साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। हम जो इस करंट अफेयर की सीरीज के अंदर जो राजस्थान में आने वाली भर्तियां हैं उसमें करंट अफेयर आपको पता है पूछा जाने वाला, और उस करंट अफेयर में हमारा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। इस मुहिम के साथ हम चल रहे हैं, इस तरह से डिटेल में हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। हमने राजस्थान का परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे हम चर्चा करने वाले हैं। अप्रैल माह का ये करंट है जिसकी चौथी क्लास आज हम देखने वाले हैं। तो ये सारे राजस्थान में होने वाले जितने भी एग्जाम है, आरएस का हो, एसआई का हो, सीईटी का हो या अन्य कोई भी पटवारी का एग्जाम हो या टीचर्स का एग्जाम हो, अगर आपने करंट अफेयर यहाँ से पढ़ा है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात की आपको जो है मैं श्योरिटी देता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि 10 जुलाई को जो आपका ये बजट आएगा उसमें बहुत सारी भर्तियां आपके लिए निकलने वाली है। 2024 का साल भर्तियों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। दूसरा एक इंफॉर्मेशन ये है कि सीईटी जो है, मैंने आपको पहले जो है वीडियो बना के बताया था कि सीईटी पर चर्चा चल रही कि 40% इसमें न्यूनतम क्राइटेरिया रख दिया जाएगा। 15 गुना का जो अभी वर्तमान में है इसको समाप्त करके 40% का ये अभी भी जो है रख दिया जाएगा क्राइटेरिया। अब जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पासिंग मार्क्स लाने हैं और आप जो है हर एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये इस पर अब मोहर लगने वाली है। सीएम साहब बहुत ही जल्द आपके लिए जो है फैसला लेने वाले हैं। तीसरा क्या, 50% जो महिला आरक्षण है वो केवल L1 को दिया जा रहा है। रीट के अंदर सभी विभागों में या सभी डिपार्टमेंट में जो भर्ती है सभी भर्तियों में ये नहीं दिया जाएगा। केवल 50% रिजर्वेशन L1 मातृत्व का लाभ देने के लिए ये जो है L1 BSTC वालों के लिए दिया जाएगा अध्यापक भर्ती के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहता हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये खबरें होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आज हम हमारी जो सेशन है, हमारी जो क्लास है उस पर आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर हम बात करते हैं। आपने ये सुना होगा कि भारत को म्यांमार के सितवे पोर्ट को संचालित करने का अधिकार मिला है। देखो, भारत को म्यांमार का एक सितवे बंदरगाह है, उसको जो है संचालन करने का, उसको ऑपरेट करने का अधिकार जो है भारत को मिल चुका है। जानकारी करेंगे हम, क्या डिटेल में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। डिटेल में पढ़ने से क्या है कि हमारे को चीजें एक तो बहुत दिनों तक याद रहती है, दूसरा जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट है ना। करंट अफेयर के साथ जो है हमारी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जीके है, वर्ल्ड अफेयर का हो, राजस्थान का हो, चाहे इंडिया का हो, सब जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो भारत को म्यांमार का सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार मिल चुका है। सबसे बड़ी बात, ईरान में चाबहार के बाद सितवे दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसे संचालन करने का अधिकार भारत को मिला है। आपको पता है कि ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है उसको भी संचालन करने का अधिकार भारत के पास है। वो पहला बंदरगाह था, विदेशी बंदरगाह, जो भारत इसका संचालन करता था। इसके बाद जो है म्यांमार का सितवे बंदरगाह का अधिकार भी इसे मिला है, तो सितवे अब दूसरा बंदरगाह हो गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कलादार नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्रालय की मंजूरी के द्वारा बंदरगाह अब भारत द्वारा संचालित यूनिट बन गया है। कालादार नदी है, कालादार नदी कहां पर है, आपके म्यांमार में है, उस पर यह बंदरगाह स्थित है। कौन सा, सितवे बंदरगाह। ठीक है, तो इस बंदरगाह का विकास कालादार मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और म्यांमार की जब हम विदेश नीति पढ़ते हैं, भारत और म्यांमार के हम संबंध पढ़ते हैं, तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बंदरगाह को भारत में मिजोरम राज्य के साथ म्यांमार के सितवे बंदरगाह को जोड़ने वाली कालादान नदी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए विकसित किया गया है। मतलब भारत के मिजोरम से जो है म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक जो है ट्रांसपोर्ट सुविधा को बढ़ाने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इस संदर्भ में भारत और म्यांमार के बीच एक फ्रेमवर्क समझौता हुआ था। सितवे को मई 2023 में भारत से कार्गो मिलना शुरू हुआ था और कार्गो की पहली खेप कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से म्यांमार के संवेदनशील रखाइन प्रांत के बंदरगाह के लिए रवाना हुई थी। मतलब इस पर जो है कार्यवाही या जो सितवे बंदरगाह पर जो है कार्गो, भारत का जो मालवाहक जहाज है कार्गो, वहां पर जो है पहुंच चुका था। और कार्गो की पहली खेप कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से म्यांमार के संवेदनशील प्रांत है, रखाइन प्रांत जो है, जो काफी चर्चाओं में भी रहता है, तो वहां पर बंदरगाह के लिए रवाना हो गई थी। यह बंदरगाह बांग्लादेश गए बिना
यह बंदरगाह क्या करेगा, बांग्लादेश गए बिना जहाजों को विशाखापट्टनम और कोलकाता से पूर्वोत्तर राज्यों तक कार्गो तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी लाभ प्रदान करता है। मतलब बांग्लादेश की हमको जरूरत नहीं है, बांग्लादेश होते हुए हम जो है पूर्वोत्तर पहल करें। अब हम सीधा जो है कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत सितवे बंदरगाह तक हमारा जो है माल पहुंचाएंगे, और उसके बाद जो है मिजोरम नॉर्थ ईस्ट तक जो है हम अपनी आसानी से पहुंच सकते हैं। सितवे पोर्ट भारत की मदद से म्यांमार के रखाइन प्रांत की राजधानी सितवे में बनाया गया है। अब हम बात करें कलादान मल्टी मॉडल परियोजना आखिर है क्या। कलादान मल्टी मॉडल परियोजना भारत और म्यांमार के बीच एक संयुक्त परियोजना है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा, ये देखो आप कि ये जो कलकत्ता, ये है हुगली रिवर, यहाँ पर जो है यहाँ से एक जहाज हमारा जाता है सी रूट के जरिए, जो जिसका एरिया है 539 किलोमीटर। ठीक है, और रखाइन प्रांत है यहाँ, उसकी राजधानी सितवे म्यांमार का प्रांत है। यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब आपके कोलकाता बंदरगाह से या विशाखापट्टनम बंदरगाह से सितवे प्रांत तक जाएगा बाय ओशन, मतलब बाय जहाज जाएगा, जहाज के जरिए यहाँ तक पहुंचेगा पानी मार्ग, जली मार्ग के द्वारा। उसके बाद जो है सड़क मार्ग द्वारा ये जो है नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा म्यांमार होते हुए, तो मिजोरम के आइजोल तक ये पहुंचेगा। तो अब हमें बांग्लादेश को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम जो है एक अन्य रूट यहाँ पे तलाश लिए हैं। ठीक है, तो यह है कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो भारत और म्यांमार के बीच में वर्ष 2008 में कालाधान मल्टी मॉडल परियोजना पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। मतलब 2008 में ही ये चीज स्पष्ट कर दी थी कि कालाधान मल्टी मॉडल परियोजना भारत और म्यांमार के बीच में होने वाली है। कालाधान मल्टी मॉडल परियोजना कोलकाता बंदरगाह को समुद्र द्वारा म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है, और सितवे को कालाधान नदी के माध्यम से पोलेतवा तक, और पोलेतवा को सड़क मार्ग से भारत की सीमा तक जो है ये मिजोरम तक जोड़ती है। ठीक है, आखिर क्या चीज है, देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कालाधान नदी के अंदर भी जो है, कालाधान नदी जो है यहाँ पर, ये नदी के यहाँ तक जो है इसके अंदर भी जो है ट्रांसपोर्ट का काम किया जा रहा है। उसके बाद जो है रूट के द्वारा भारत के मिजोरम तक ये जो है ट्रांसपोर्ट आसानी से पहुंच रहा है। इससे एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है सड़कों, पुलों और फ्लोटिंग बाजारों जैसे व्यापारिक बुनियादी ढांचों का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस परियोजना के लाभ क्या क्या हैं? ये परियोजना जो है म्यांमार के पूर्वी बंदरगाहों से देश के पूर्वोत्तर हिस्सों के व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, और पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह है भारत के लिए। सितवे पोर्ट का लिंक न केवल पूर्वोत्तर राज्य को माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, मतलब सितवे पोर्ट का जो है केवल और केवल पूर्वोत्तर राज्य को माल भेजने के लिए ही नहीं, बल्कि कोलकाता से मिजोरम और उससे आगे तक सामान ढोने वाली जो है लागत में भी काफी कमी आएगी। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक पर निर्भरता कम हो जाएगी। चिकन नेक आपको पता है, चिकन नेक आपको ये ध्यान होगा, चिकन नेक ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और यहाँ पर आपके भूटान और नेपाल की सीमा जाती है, तो ये जो इतना सा जो हमारा जो रीजन है ना, ये चिकन नेक कहलाता है। तो पूरा अभी नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए हमें बांग्लादेश से होकर जाओ या फिर हम भारत के अंदर जो जा सकते हैं वो चिकन नेक से जा सकते हैं। तो ये एक वैकल्पिक मार्ग हमको मिल चुका है नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए, कि आप म्यांमार होते हुए और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में अपनी पहुंच बना सकते हो। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, तो कालाधान मल्टी मॉडल आपको 2008 में भारत और म्यांमार के बीच में ये समझौता हुआ था, इतना आपको ध्यान रखना है। नेपाल द्वारा बिम्स्टेक चार्टर को मंजूरी दे दी गई है। नेपाल की संसद के निचले सदन, बिम्स्टेक आपको पता है क्या है, बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसे बिम्स्टेक नाम दिया गया। ये एक संगठन है और इसको जो है नेपाल ने मंजूरी दे दी है। नेपाल के अलावा बिम्स्टेक के 6 अन्य सदस्य देशों ने अपनी संसदों में बिम्स्टेक चार्टर को पहले से ही मंजूरी प्रदान कर रखी है। अब देखो बिम्स्टेक के बारे में हम जान लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है? एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, बहुपक्षीय संगठन है क्षेत्रीय। इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, इसमें भारत वाले मैप में समझ लेते हैं इसको। ये आपको पता बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। कहां पर है बे ऑफ बंगाल? ये बे ऑफ बंगाल है। तो इससे जो संबंधित, इससे जो सटे हुए जो देश हैं वो इस बिम्स्टेक के अंदर आपके शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से देश हो गए? इसमें हो गया एक तो बांग्लादेश, बिल्कुल, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया और म्यांमार हो गया। इस तरह से वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी
एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक क्या है, पुल की तरह कार्य करता है। पुल की तरह कार्य करता है ये संगठन, बहुपक्षीय संगठन है ना। इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में तटीय और निकटवर्ती देशों के बीच एक साझा विकास और सहयोग में तेजी लाना इसका क्या है, उद्देश्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में बैंकों घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। ठीक है, ये क्या करता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच में जो है एक साझा मंच उपलब्ध कराता है और आपस में सहयोग करके वहां का जो आर्थिक विकास है या यहाँ का जो कल्चरल विकास है, कल्चरल डेवलपमेंट है, उसको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है ये संगठन। इसका गठन बिस्टेक के रूप में हुआ था, जिसमें बिस्टेक के रूप में हम देखें तो बांग्लादेश, इंडिया, आपके श्रीलंका और थाईलैंड है ना, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका नाम था। मतलब इसमें 4 सदस्य थे शुरू में। ठीक है, 4 सदस्य देश थे, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। कब की बात है, 1997 में, जब बैंकों घोषणा पत्र के अंदर ये लेकर आया गया था, इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था, उसके बाद जो है इसमें बिस्टेक, BIST मतलब 3-4 देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद इस 4 सदस्यों के अलावा इसमें जो है श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हो ही गए थे। 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया, है ना, बिम्स्टेक। क्या कर दिया, बिम्स्टेक कर दिया। इसके बाद जो है इसमें जो है कितने सदस्य हो गए, 5 सदस्य हो गए। वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो गए। इसके बाद इसका जो नाम है वो नाम बदलकर इसका नाम रखा गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का नाम कर दिया गया। तो बिम्स्टेक के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि ये क्या चीज है, और नेपाल ने भी अभी से मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नया देश कौन सा है, नेपाल। ईरान और इजराइल का जो तनाव चल रहा है विश्व भर में, उसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ईरान और इजराइल का आपको पता है कि अभी वर्तमान में जो है 14 अप्रैल 2024 को सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हवाई हमले किसने किए, ईरान ने किए। ये हमले इजराइल द्वारा सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एयर स्ट्राइक के जवाब में किए गए थे। पहले क्या किया, इजराइल ने सीरिया में जो ईरान का जो दूतावास था, इजराइल द्वारा सीरिया के अंदर ईरान का जो दूतावास था, इजराइल ने पहले हमला करा। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, ईरान ने क्या कर दिया, ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। तो सीरिया में हुए हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर की मृत्यु हो गई थी, आपको पता है, काफी जो है अखबारों में भी आया था। तो ईरान द्वारा इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया गया। फिर क्या किया, देखो सबसे पहले क्या हुआ मैं बताऊं आपको, इजराइल, ईरान और यह हो गया सीरिया। तो सीरिया के अंदर ईरान का एक क्या था, दूतावास था। तो इजराइल ने इस दूतावास पर हमला कर दिया। अब हमला कर दिया तो ईरान को हो गया ईगो हर्ट, तो ईरान ने वापस इसका जवाबी हमला कर दिया और उसका नाम रखा ऑपरेशन टू प्रॉमिस। हालांकि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सहयोगी देशों की मदद से इस हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है ईरान और इजराइल के अंदर ये तनाव जो है काफी समय तक जो है चला था। इसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है आपस में जो है तृतीय विश्व युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है आशंका बन गई थी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और वैश्विक प्रभाव इस पे क्या कह रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने लग गई थी, सप्लाई चेन में बाधा आ गई थी, महंगाई में जो है वृद्धि देखने को मिल रही थी, परमाणु निशस्त्रीकरण में बाधा आ रही थी कि पूरा विश्व एक तरह से परमाणु का हथियारों का उपयोग नहीं करने के लिए तत्पर हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर ईरान और इजराइल आपस में अगर लड़ेंगे तो इस तरह से जो है परमाणु निशस्त्रीकरण का जो उद्देश्य है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचने की उम्मीद देखी जा रही थी। तो वैश्विक गुटबंदी की आशंका हो रही थी कि एक तरफ इजराइल के पक्ष वाले आ रहे थे, एक तरफ ईरान के पक्ष वाले आ रहे थे। क्षेत्र, इस जो पर्टिकुलर रीजन है इसमें अस्थिरता बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये जो है अभी आपने अप्रैल वाले करंट अफेयर में देखा था। उसके बाद हम बात करें कच्चा तीवु विवाद, कच्चा तीवु द्वीप जो है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कच्चा तीवु द्वीप का मुद्दा हाल ही के दिनों चर्चा में रहा। क्यों रहा, क्योंकि कच्चा तीवु जो द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू के मध्य में 285 एकड़ में फैला हुआ एक द्वीप है। मतलब आपने ये देखा होगा, ये हमारा जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है और ये जो है आपके श्रीलंका। तो यहाँ पर ये जो पाक जल डमरू है, यहाँ पर एक ही कच्चा तीवु नाम से एक द्वीप है। हाल ही में RTI से मिली जानकारी के अनुसार कच्चा तीवु जो के संदर्भ में वर्ष 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री मावो भंडार नायके ने एक समझौता किया था। और ये समझौता क्या था? इसके तहत कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। किसने सौंप दिया था? भारत ने कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया था। ये भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के नेदुनतीवू के बीच में पाक जल डमरू में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया कि ये भारत का रामेश्वरम स्थित है एक तरफ, और श्रीलंका का जो दूसरा जो क्षेत्र है वो है नेदुनतीवू। यह बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ता है? अरब सागर से जोड़ता है। ये आपके अरब सागर हो गया इधर, और ये बंगाल की खाड़ी हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये द्वीप स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये द्वीप सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कच्चातीवू द्वीप का हस्तांतरण अवैध माना जाता है, क्योंकि इसे भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। लेकिन आरटीआई के अंदर जो है एक चीज सामने आई है कि ये जो द्वीप है इसको तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री मावो भंडार नायके के बीच में एक समझौता हुआ था, और समझौते के तहत भारत ने यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया है। ठीक है, और लेकिन इसका जो है अवैध इसलिए माना जाता है हस्तांतरण, क्योंकि इसे भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारी यूनियन वाद 1960, आपने पढ़ा होगा जिसने भी पॉलिटी पढ़ी है, वहां पर इस द्वीप के अंदर इस जो फैसले के अंदर ये निर्णय सुनाया था कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करने के लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुमोदन किया जाना चाहिए। अगर ये अनुमोदन नहीं किया जाता है तो ये जो है अवैध माना जाएगा। तो पृष्ठभूमि की हम बात कर लेते हैं। कच्चातीवू द्वीप जो है इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। आपने ये देखा हुआ, ये है कच्चातीवू, यहाँ पर जो है द्वीप, ये इधर रामेश्वरम है और इस तरफ जो श्रीलंका का जो है ये एरिया है। यह 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। ब्रिटिश शासनकाल के अंदर ये जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आ गया था। और भारत और श्रीलंका के बीच 1921 में मछली को पकड़ने के लिए भूमि का दावा किया गया और विवाद अनसुलझा रहा। उसके बाद जो है ये जो समझौते के तहत किसको दे दिया गया था? श्रीलंका को 1974 के अंदर। ठीक है, तो ये कच्चातीवू विवाद से संबंधित बातें हैं। इसके बाद जो है हम बातें देखते हैं करंट अफेयर के अंदर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जो IR है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली RS वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो दोस्तों, अमेरिका और जापान और फिलीपींस की त्रिपक्षीय बैठक हुई है। और अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय जो बैठक हुई है वो 11 अप्रैल 2024 को कहां पर आयोजित हुई है दोस्तों? वाशिंगटन DC में ये बैठक आयोजित की गई थी। और इसके अंदर जो है हम बात करें, इस बैठक में चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों को आपस में सुलझाने के लिए जापान और फिलीपींस का समर्थन करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई है। मतलब कि जो चीन के साथ जापान और फिलीपींस के जो सीमा विवाद हैं, क्षेत्रीय विवाद हैं आपस में, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि हम जापान और फिलीपींस का समर्थन करते हैं। अमेरिका, फिलीपींस और जापान की रक्षा समझौते की हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान ने चीन और रूस का मुकाबला करने के लिए अपने गठबंधन को मजबूत करते हुए मिसाइल तकनीक को लेकर चंद्रमा पर लैंडिंग और सहयोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को परियोजनाओं को मंजूरी की घोषणा करी है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुल मिला के बात यह कि दक्षिण चीन सागर में 7 अप्रैल 2024 को जो 4 देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया, इसमें जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल थे। मतलब चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए ये जो है 4 देशों का ग्रुप है और इस 4 देशों के ग्रुप ने नौसैनिक अभ्यास किया है दक्षिणी चीन सागर के अंदर। ठीक है, दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है, आखिर हम इसकी चर्चा करते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद का मुख्य कारण क्या है कि चीन का इस क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों का दावा करना है। मतलब चीन है ना, आए दिन यहाँ पर नए नए जो है विवाद खड़े कर देता है, बोलता है ये क्षेत्र मेरा है। और यहाँ पर जो है जापान और फिलीपींस जो इसके पड़ोसी देश हैं, दक्षिणी चीन सागर से लगती हुई जो सीमा है, वहां पर जो है इनके चीन जो है इन दोनों देशों के जो है दावे को नकार देता है। चीन दक्षिणी चीन सागर के 80% भाग को अपना मानता है। सोचो आप, देखो सागर का आपने पढ़ा होगा कि है ना 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील है ना, ये जो है आंतरिक सागर होता है। उसके बाद जो है क्षेत्रीय अनन्य क्षेत्र होता है ना, आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है। तो आपने देखा होगा, तो उसी तरह से सभी देशों के लिए ये चीज होती है। तो चीन ऐसा बोलता है 80% जो दक्षिण चीन सागर है उसमें तो मेरा जो है हिस्सा है। चीन और फिलीपींस के बीच तनाव चीन सागर में स्थित
थॉमस शॉल पर केंद्रित है। चीन और जापान के बीच सेनकाकू द्वीप पर, मतलब जापान और चीन के बीच में किस द्वीप को लेकर विवाद है? सेनकाकू द्वीप, ठीक है। और चीन और फिलीपींस के बीच में थॉमस शॉल को लेकर विवाद है। सेनकाकू द्वीप और थॉमस शॉल दोनों व्यापार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और संभावित रूप से तेल और गैस के भंडार भी हैं, इसलिए जो है इन दोनों द्वीपों को लेकर विवाद दक्षिणी चीन सागर के अंदर बना रहता है। दक्षिणी चीन सागर के हम महत्व की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण चीन सागर के महत्व की हम बात करें, इसका दुनिया में आज महत्व क्यों है, तो दुनिया के सबसे व्यस्तम जल मार्गों में से ये एक माना जाता है। यह व्यापार तथा परिवहन के लिए एक प्रवेश के रूप में कार्य करता है ना। तो मतलब व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, दक्षिण चीन सागर में स्थित जो विभिन्न देशों के बीच इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण चीन सागर में एक तो फिलीपींस हो गया, देखो आपके कौन सा देश हो गया? फिलीपींस। फिलीपींस के बाद दूसरा हम बात करें तो पड़ोसी देश आ जाता है जापान। जापान के बाद भी हम बात करें तो ताइवान भी जो है दक्षिणी चीन सागर को लेकर जो है अपने द्वीपों का जो है बार बार चीन के विरोध में चीन को संतुलित करने के लिए दावा करते हैं। ये जो तीनों देश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिणी चीन सागर में जो भी देश स्थित हैं उनका कहीं ना कहीं आपस में अधिकार है, लेकिन चीन जो है इन सबको नकारता है। इस क्षेत्र की मूल विवाद की जड़ है दक्षिण चीन सागर की स्थित स्पार्टले और पार्शल द्वीप, क्योंकि ये दोनों द्वीप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। और कच्चे और प्राकृतिक तेल के भंडार होने के कारण, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार होने के कारण चीन जो है बार बार दावा करता है कि इन दोनों द्वीपों को कब्जे में लेने के बाद जो है प्राकृतिक संसाधनों पर जो है चीन का कब्जा हो जाएगा। मत्स्य और व्यापार के क्षेत्र के हिसाब से भी ये जो है इंपॉर्टेंट है और सामरिक दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट माना जाता है दक्षिणी चीन सागर, है ना। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के 2016 के फैसले के बावजूद चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता आया है। ठीक है, तो दक्षिण चीन सागर का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि रोमानिया और बुल्गारिया के शेनिगन क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। शेनिगन क्षेत्र क्या होता है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं रोमानिया और बुल्गारिया। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। मतलब जो बुल है सोफे पे बैठ के गाना गा रहा है, तो मतलब बुल्गारिया। ठीक है, ये याद करने का तरीका बताया मैंने। एक बार मैंने इसकी राजधानी ऐसे ही पढ़ी थी, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। एक चित्र था जिसमें ना सोफा था, एक सोफे पर एक बुल, मतलब बुल आपको पता सांड, उसको बैठा के गाना गवाया जा रहा था। तो ऐसे फोटो थी वो, तो ऐसे याद हो गया मेरे को दिमाग में क्लिक करके कि सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है। तो शेनिगन क्षेत्र में शामिल करें। शेनिगन क्षेत्र क्या होता है अभी हम चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा जो भी यूरोप की ट्रिप करते हैं ना लोग, तो यूरोप की ट्रिप करने से क्या होता है कि वहां पर जो है शेनिगन नाम आपने बहुत सारा सुना होगा। तो अगर जिन्होंने नहीं सुना है शेनिगन क्षेत्र, वो आज आपको पता चल जाएगा। कभी भी आप यूरोप की ट्रिप पे जाओगे, यूरोप घूमने जाओगे, तो आपको इस शब्द का सामना बहुत बार करना पड़ेगा, शेनिगन। शेनिगन वीजा होता है एक, शेनिगन क्या होता है? वीजा भी होता है शेनिगन क्षेत्र में जो दिया जाता है। तो इसके अंदर जो है अभी हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये चीज है क्या। तो यूरोपीय आयोग के अनुसार बुल्गारिया और रोमानिया को 31 मार्च 2024 को आंशिक रूप से शेनिगन क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। शेनिगन क्षेत्र यूरोप का मुक्त आवागमन क्या है? क्षेत्र। समझ में आ गया? यूरोप में जितनी भी कंट्री है जो इस शेनिगन क्षेत्र में शामिल होती है, उसमें जो है मुक्त आवागमन, मतलब वहां पर जो है हर कंट्री के अंदर जब एंटर करेंगे तो बार बार वहां पर जो है चेकिंग नहीं होगी। पता ही नहीं चलेगा कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कब से प्रवेश कर गए। अभी क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर इंडिया है, ये हमारा इंडिया हो गया और ये आपका पाकिस्तान हो गया। तो जब पाकिस्तान बॉर्डर में हम पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे साथ बहुत सारी जो है चेकिंग होती है। चाहे हम पाकिस्तान से इंडिया आए, चाहे इंडिया से हम पाकिस्तान जाए, तो यहाँ पर दोनों जो बॉर्डर है वहाँ पर जो है बहुत सारी चेकिंग होती है। वहाँ पे कस्टम की चेकिंग होती है, वीज़ा की चेकिंग होती है। तो वहां पर जो है पता चल जाता है कि हाँ हम इस देश से इस देश में जा रहे हैं, तो इसलिए चेकिंग हो रही है। लेकिन ये जो शेनिगन कंट्री है ये आपस में जुड़ी हुई है। आप ये देखो, ये जो नक्शा बना हुआ है, इस नक्शे के अंदर देखो, जो ये ब्लू वाला जो एरिया जितना भी दिख रहा है ना आपको, ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला एरिया जितना भी दिख रहा है, जैसे ये ब्लू वाला एरिया जो मैप के अंदर दिख रहा है, ये क्या है? आपके शेनिगन कंट्रीज है, शेनिगन क्षेत्र माना गया है। शेनिगन क्षेत्र क्या है? जैसे आप ये इटली है, इटली से अपन ये ऊपर क्या है? स्विट्जरलैंड, ये स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया देख लेते हैं। तो जब हम कार से या फिर बाय बस ऑस्ट्रिया में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, आपकी कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होगी ऑस्ट्रिया के अंदर, कि बिल्कुल मुक्त आवागमन क्षेत्र है। उसके बाद जैसे हम मान लो
स्लोवाकिया चले गए, पोलैंड चले गए, जर्मनी चले गए, फ्रांस चले गए, स्पेन चले गए, तो यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास जो है मतलब कौन से देश में हम कब प्रवेश कर गए। और हम बात करें इसकी थोड़ी डिटेल में, तो देखो शेंगेन क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों को हवाई और समुद्र मार्ग से मुक्त आवाजाही की अनुमति होगी। शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने हेतु सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है। शेंगेन क्षेत्र क्या होते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। शेंगेन क्षेत्र में शामिल देशों के बीच सीमा नियंत्रण को खत्म कर दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त आवागमन क्षेत्र है। वर्तमान में इस क्षेत्र में 29 सदस्य हैं। पूछा जा सकता है प्री के अंदर या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर कि शेंगेन क्षेत्र में वर्तमान में जो है कितने देश शामिल है, तो 29 सदस्य हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के 25 सदस्य देश हैं। यूरोपीय संघ की जो कंट्री है उसमें से 25 सदस्य जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। उसके अलावा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकस्टेनस्टीन यूरोप के शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है। बुल्गारिया और रोमानिया को 2007 में, क्रोएशिया और 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल किया गया। शेंगेन क्षेत्र के बीच में जो है वीजा नीति, शरण नीति और अपने पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के बीच सहयोग के लिए ये समझौते होते हैं। शेंगेन क्षेत्र की शुरुआत 1985 में 5 यूरोपीय संघ देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के बीच एक अंतर सरकारी परियोजना के रूप में हुई थी। मतलब 1985 में ही शेंगेन क्षेत्र की शुरुआत हो गई थी। उस टाइम जो है यूरोप के 5 देश थे इसके अंदर, ठीक है। शेंगेन क्षेत्र के देशों के बीच आवागमन हेतु पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी के पास सदस्य देश का वैध वीजा है तो वह अन्य शेंगेन देशों की यात्रा कर सकता है। मतलब किसी भी देश का, इनमें से कोई सा भी देश, जो ये जो कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं, 29 कंट्री, तो 29 कंट्री में से किसी भी देश का अगर इनके पास वीजा है तो अन्य जो है देश में ये आराम से यात्रा कर सकते हैं। शेंगेन क्षेत्र में शामिल देश ये आपके ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस है ना, और रोमानिया और बुल्गारिया अभी नवीनतम जोड़े गए हैं। तो वर्तमान में कितने देश हैं, 29, ठीक है। अब देखो भारत द्वारा 16 देशों में डिफेंस अताशे की नियुक्ति की गई। डिफेंस अताशे क्या है, तो भारत देश के साथ साथ भारत सरकार ने 16 देशों में सैन्य प्रतिनिधि डिफेंस अताशे की नियुक्ति की गई। इन नियुक्ति में उन देशों में की गई है जहां पर भारत हथियारों का निर्यात करता है, जहां निर्यात किए जाने की संभावना है। मतलब भारत जिन कंट्रीज को हथियारों का एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, उन कंट्रीज में जो है डिफेंस अताशे की नियुक्ति की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंध को मजबूत करने और हथियारों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये इसकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो डिफेंस अताशे आखिर है क्या, डिफेंस अताशे क्या है, उच्च रैंक के सैन्य अधिकारी होते हैं जो दूतावासों में जो राजदूतों के अधीन क्या करते हैं, काम करते हैं। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय सैन्य और रक्षा संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब आपस में रक्षा संबंध और सैन्य संबंधों को आपस में मजबूत करने के लिए डिफेंस अताशे की नियुक्ति भारत द्वारा की गई है ना। कितनी कंट्रीज में की गई है, ये की गई है 16 देशों में, ठीक है, जहां पर भी जो है भारत हथियारों का एक्सपोर्ट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य तो क्या है, इस सैन्य तालमेल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में क्या है, चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के भी काम में ये आएगा। इसलिए जो है डिफेंस अताशे की नियुक्ति की गई है। आगे देखो, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो हम नहीं देखेंगे। ये देखते हैं, कजाकिस्तान में एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। एससीओ आपको पता है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक 26 अप्रैल 2024 को कजाकिस्तान के कहाँ पे हुई, अस्ताना के अंदर, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई। इसकी संयुक्त विज्ञप्ति में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के विचार पर क्या बनी है, सहमति बनी है। यह वसुदेव कुटुंबक को प्रतिबिंब करता है। इसकी संयुक्त विज्ञप्ति में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, इस पर क्या बनी है, सहमति बनी है। और ये जो है वसुदेव कुटुंबकम की जो है विचारधारा रखता है। संघाई सहयोग संगठन की हम बात करें तो ये क्या है, एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय क्या है, संगठन है। इसका जो गठन है 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुआ था। 15 जून 2001 को कहाँ हुआ था, संघाई चीन में हुआ था। एससीओ के गठन से पहले संघाई 5 नाम से जाना जाता था। एससीओ को किस नाम से जाना जाता था, संघाई
5 के नाम से एससीओ को पहले जाना जाता था। इसमें क्या है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान सदस्य थे। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। फिर इसमें क्या हो गया, 5 सदस्य तो थे ही जो इसमें नाम दे रखे हैं, लेकिन फिर इसमें 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम जो है एससीओ कर दिया गया। और एससीओ करने के बाद जो है इसका नाम संघाई सहयोग संगठन, एससीओ की फुल फॉर्म है। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन के क्या बने, सदस्य बने। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, संघाई सहयोग संगठन का भारत सदस्य है, पाकिस्तान भी सदस्य है। ईरान को वर्ष 2023 में एससीओ की सदस्यता भी प्रदान हो गई है। तो भारत, पाकिस्तान और ईरान तीनों के तीनों जो है एससीओ के क्या है, सदस्य हैं। रूसी तथा मंदारिन एससीओ की आधिकारिक भाषा है। मंदारिन आपको पता है, मंदारिन जो है चीन की स्थानीय लैंग्वेज है। तो एससीओ की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, रूसी और मंदारिन। आगे देखो, एससीओ की अध्यक्षता एवं सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के आधार पर एक एक वर्ष के लिए अध्यक्षता की जाती है। मतलब जैसे इस बार चीन, मान लो इस बार चीन को, इस साल के लिए चीन को अध्यक्षता दे दी, अगले साल रूस को दे देंगे, फिर इंडिया को दे देंगे, फिर कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनको जो है सदस्यता दे देंगे। तो इसका जो सचिवालय बीजिंग में है। एससीओ के चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए और 19 सितंबर 2003 को ये लागू हो गया। वर्तमान में एससीओ में कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं वो थोड़ा देख लो आप। चीन है, ईरान है, भारत है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है ना। तो ये स्थान जितने आ रहे हैं ना, उसमें से सारे स्थान है, बस एक नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है ना। तो ये कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान भी नहीं है, तुर्कमेनिस्तान भी नहीं है। तो किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। चीन है, ईरान है, रूस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, ये हम बात करते हैं, उज्बेकिस्तान में अत्याधुनिक आईटी लैब का उद्घाटन किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक आईटी लैब का उद्घाटन किया गया है। यह लैब भारत द्वारा विकसित की गई है। इसका विकास भारत के विदेश मंत्रालय सी द्वारा जो है किया गया है। ये क्या है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लैब है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब है, ये एक वेब प्रोग्रामिंग लैब है, एक सर्वर रूम है, एक मल्टीमीडिया रूम है और एक वर्चुअल रियलिटी रूम भी इसमें शामिल है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अभी सबसे ज्यादा अत्याधुनिक, विश्व की अत्याधुनिक आईटी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, उज्बेकिस्तान में किया है। भारत और उज्बेकिस्तान में जो है मध्य एक समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत ये जो है उज्बेकिस्तान में ये लैब स्थापित की गई है। ठीक है, ताइवान में भूकंप की हम बात करें तो 4 अप्रैल 2024 को 25 वर्षों का सबसे बड़ा भूकंप आया है। इसकी जो तीव्रता थी 7.4 थी, है ना। और 7.4 अपने आप में बहुत बड़ी जो है भूकंप की घटना है। ठीक है, ये जो है हम बात करें, ताइवान भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है। ये दुनिया का 90% भूकंप यहीं पे आते हैं। रिंग ऑफ फायर की हम बात करें तो जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, कहाँ पे, ये आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका यहाँ पे इंडिया है, लेकिन यहाँ पे दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है यहाँ पे, जैसे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, तो ये जो बेल्ट है ना, ये पूरी जो आपने देखा होगा इस कलर के अंदर, यहाँ चीन हो गया, यहाँ पे ताइवान हो गया, है ना, चीन का जो पूर्वी हिस्सा है, जापान हो गया, अमेरिका का जो है पश्चिमी हिस्सा, जिसमें हम बात करें रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला वाला जो हिस्सा है, तो वो जो ये कंप्लीट हिस्सा है, पैसिफिक प्लेट जहां पर है, तो ये क्या है, रिंग ऑफ क्या है, फायर है। रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे दुनिया के 90% भूकंप आते हैं। आपने देखा है ये मैप के अंदर, ये पूरा डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पर दुनिया के कितने जो है भूकंप आते हैं, 90% भूकंप आते हैं और भूकंप की तीव्रता भी बहुत ज्यादा रहती है। आपने देखा होगा कि जापान, ये देखो ये आपका जापान है, तो जापान में कितनी बार भूकंप आया और बहुत आया। जापान पूरा देश ही तबाह हो गया भूकंप के कारण। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये जो है रिंग ऑफ फायर, यहाँ की भौगोलिक जो है स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। यहाँ पे जो प्लेटें हैं वो आपस में सरकती हैं और भूकंप आते हैं। पूरा जो पैसिफिक प्रशांत जो प्लेट है ये आपस में, है ना, जो घर्षण होता है, अब सारी प्लेट आपने पढ़ा होगा जो है भौतिक भूगोल के अंदर, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या है भूकंप ज्यादा देखने को मिलते हैं।
रिंग ऑफ फायर की हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं जब हम पढ़ रहे हैं। तो रिंग ऑफ फायर क्या है कि मुख्य रूप से सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे स्थित हैं। ये प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है। इस बेल्ट का आकार अर्धवर्ताकार या घोड़े की नाल जैसा है। जैसे अभी आपने देखा घोड़े की नाल जैसा है ना, घोड़े की नाल इस तरह की रहती है, तो ये इस तरह का ही है, ठीक है। तो घोड़े की नाल जैसा है। और इसमें ये जो यूरेशियाई, उत्तरी अमेरिकी, जुआन डे फूका कोकोस और ये जो प्लेटें हैं आपस में जो है टकराती है, इनके मिलन स्थित है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है भूकंप आते हैं। रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार खिसकने, टकराने और एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाने के कारण अत्यधिक भूकंप आते हैं। ताइवान में 2 टेक्टोनिक प्लेटें, फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशिया प्लेट की परस्पर क्रियाओं के कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। सर्वाधिक जो रिंग ऑफ फायर में अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का अस्तित्व है और इस कारण यहाँ पे क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रीन इस्लाम आंदोलन की हम बात करें तो दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने पर्यावरण की प्रति जागरूकता हेतु पर्यावरण को धर्म से जोड़कर ग्रीन इस्लाम का नाम से क्या है नई मुहिम शुरू की है। इंडोनेशिया खुद द्वीपीय देश है और वर्तमान में पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल ही में राजधानी इसकी जकार्ता है। इसमें इस्तिकलाल मस्जिद में ग्रैंड इमाम नसरुद्दीन उमर ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। तो ग्रीन इस्लाम, इस्लाम मतलब इस्लाम सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। और इस देश के अंदर जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाई है, इसका नाम रखा है ग्रीन इस्लाम। तो पर्यावरण को धर्म से जोड़कर, मतलब आपको पता है कि लोग डरते किससे, लोग डरते हैं धर्म से, है ना, कि हमारे धर्म में ये लिखा है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो पर्यावरण को जब धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो पर्यावरण का संरक्षण जो है आसान हो जाएगा करना लोगों के लिए। तो अभी इस अभियान का जो है सकारात्मक प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा है, जहाँ पे भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, और मुस्लिम ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की जो भी कंट्रीज हैं, कोई भी धर्म की हो, धर्म मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपका पर्यावरण संरक्षण किस तरह से किया जा रहा है। अगर आप एक विकसित कंट्री हैं लेकिन आप पर्यावरण संरक्षण नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो है आप आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी, या फिर अभी जो पीढ़ी है उसके लिए भविष्य में खतरा मोल ले रहे हो। चाहे मैं अमेरिका की बात करूं, चाहे मैं भारत की बात करूं, चाहे मैं बांग्लादेश की बात करूं, चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं, अगर अपन को पर्यावरण का संरक्षण करना है तो पर्यावरण का संरक्षण ही हमारी जो है प्रजाति को भविष्य में बचा सकता है। नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां आपको देखने को मिलेगी कि आप जो है सोच भी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जो है करंट अफेयर में इतना ही पार्ट देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे हमारा जो क्लास है। और बस चैनल पे बने रहिए, जुड़िए साथ में, आपको जो है निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो हमने जो है आज काफ़ी सारा करंट अफेयर पढ़ लिया है और एक क्लास में कराना लंबी हो जाएगी क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे वीडियोज़ और के लिए मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। धन्यवाद।